चलो, now democracy is form of government in which ruler is elected by people, and democracy क्या होती है, is the best form of government in the sense as people enjoys more democratic rights या more fundamental rights, इसमें ज़्यादा rights मिलते हैं। as जो people under democratic rule enjoy more fundamental rights, ऐसा होता है। डेमोस का क्या मतलब होता है और प्लस क्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोस का मतलब पीपल और क्रेसी का मतलब रूल, तो रूल ऑफ पीपल, ठीक है। Now, democracy is in this ruler is accountable to people, accountable होता है to people for the job और actions, जो भी उसने actions लिए हो, for the job actions taken by him, क्योंकि उसे बार बार जवाब देना पड़ता है लोगों को, तभी वो फिर से रूल करेगा, तो उसको हर चीज के लिए जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो अकाउंटेबल है। जबकि दूसरे और किसी फॉर्म में ऐसा नहीं है। जब हमने सोशलिज्म देख लिया हो, कम्युनिज्म देख लिया हो, या और किसी भी दूसरी फॉर्म में अकाउंटेबल नहीं रहता है। इसलिए इन दिस रूलर होता कौन है? इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर पीपल। हम लोगों का क्या होता है? एक भेजा हुआ पर्यवेक्षक है, रिप्रेजेंटेटिव। जाओ तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बात कर लो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव है एंड ही रूल्स एज पर रूल बुक। रूल बुक किसे कहते हो आशीष? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन को। किसको कहा जाता है रूल बुक? तो रूलर किस पर राज्य करता है? रूल बुक के अनुसार, उसके इधर उधर नहीं कर सकता। सो रूलर रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एज पर रूल बुक, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? रूलर रूल्स एज पर रूल बुक। रूल बुक का दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। This is a form of government of the people, लोगों के लिए, by the people, क्योंकि लोगों ने चुना है, and for the people, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई है, और लोगों की सरकार, and for the लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनी सरकार है, और लोगों के लिए सरकार लोगों की है, लोगों के द्वारा बनाई गई है। लोग एग्री के हैं। When all the people, all the citizen of a constitution agree, ठीक है, to obey the rule book, then on that basis, जब हम संविधान को मानते हैं, हाँ हम ये संविधान स्वीकार करते हैं, तो उसी के आधार पर एक चुना भी जाएगा। So all the people of that country, all the citizen of that country are abided by that rule book, ठीक है। रूल बुक का दूसरा नाम और क्या है? बुक ऑफ लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? बुक ऑफ। तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है दिग्विजय? All citizen and represent their representative। जब मैं रूलर की बात कर रहा हूँ तो उनके रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Their representative
अगर हम मोदी जी को उनको इलेक्ट करते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर राहुल गांधी को इलेक्ट करेंगे तो वो हमारे, जिसको हम इलेक्ट करेंगे वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाके अमेरिका में बात करेगा, हम लोगों के लिए बात करेगा। जिसको हम चुनेंगे वही जाके करेगा, जिसको 50% से ज़्यादा लोग चुन लेंगे वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो डेमोक्रेटिक रूलर, और कोई ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी रही है, देश में बहुत पार्टियां नहीं हैं, उन्होंने रूल किया है और पीपल को अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक राइट्स भी तो दिए। तो ऑल सिटीजन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, हैव फेथ ऑन रूल बुक। उनका किस पर विश्वास है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना माने सिटीजन तो क्या रूलर रह पाएगा या डेमोक्रेसी रह पाएगी? जैसा कि तुमने नेपाल में देखा, अगर नहीं माने तो जाके संसद तोड़ दी, आग लगा दी सबके घरों में, मंत्रियों के घर में। ना माने तो कुछ रह पाएगा? तो उनका किसमें फेथ है बताओ? रिप्रेजेंटेटिव एंड सिटीजन हैव फेथ ऑन रूल बुक। किस पर फेथ है? हैव फेथ ऑन रूल बुक, सभी उसको मानते हैं। अब अगला देखें कि डेमोक्रेसी के, ये तो तुम्हें मैंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बता दी। अब 3 चीजें और बताऊंगा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इनके लाभ क्या हैं, हानियां क्या है, डेमोक्रेसी का स्वरूप क्या होता क्या है। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत बार आए और बहुत इंपॉर्टेंट। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखो, पहले देखो फीचर क्या होता है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स का मतलब है कि लोकतांत्रिक स्वरूप क्या होता है। इस फीचर का मतलब स्वरूप ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहली चीज, इसका पहला फीचर है इन डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी डेमोक्रेसी होगी। ऐसे तो देखें तो रशिया में भी हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, वहाँ एक बार प्यूटिन हुए थे करीब 19 साल पहले, और तब से उन्होंने चुनाव ही बंद करा दिए। तो बोलो तब क्या ऐसे डेमोक्रेसी होगी? सिर्फ एक रूल से नहीं होती है कि हाँ हम तो इलेक्ट हुए डेमोक्रेसी, 19 साल से चुनाव ही नहीं करा रही है, क्या डेमोक्रेसी होता है? तो पहली चीज इलेक्ट होने चाहिए, सारे फीचर होने चाहिए। देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देयर इज फ्री and fair election. There should not be any booth capturing or no rigging of votes. रिगिंग का मतलब समझते हो? बूथ कैप्चरिंग। सब लोग वोट डालने गए, अरे तुम लोग यहाँ क्या आ रहे, चलो घर जाओ, निकलो, हो गया वोट, चलो हो गया सब, जा रहे हो कि डंडा लगाएं, सबको भगा दिया और फिर अंदर बैठ के ठप्पा मार रहे, बैठ के कांग्रेस पे ही ठप्पा मार रहा है। पहले से बहुत बूथ कैप्चरिंग होती थी, 10% ऐसे होते थे, हम लोगों के समय में भी हमने देखा है। यहाँ बूथ कैप्चरिंग, यहाँ शाम को पता चलता था, गन तमंचा लेके पहुँच जाते थे, उसके बेसिस पे वोट होते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बूथ कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जिसको वोट डालना है वही लीगल वोट्स भी पढ़ने चाहिए, ऐसे फोर्जरी वाले पे वोट नहीं पढ़ने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग ऑफ वोट। रिगिंग का मतलब किसी एक पार्टी पर ही सारे वोट पड़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? रिगिंग। देयर शुड नॉट बी एनी बूथ कैप्चरिंग। जहां पर वोट डाले जाते हैं आशीष, उसको पोलिंग बूथ कहते हैं, और उसको कोई कैप्चर कर ले तो उसको कहते हैं बूथ कैप्चरिंग। और उस पोलिंग बूथ पर बैठे वाला जो अफसर होता है उसको कहते हैं पोलिंग अफसर। तो पोलिंग अफसर क्या कहता है, ठीक है डाल दो, और शाम को जाके रिपोर्ट कर देता है वहाँ बूथ कैप्चरिंग हुई। वहाँ पर उनसे थोड़ी भिड़ेगा, नहीं तो गोली मार देंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो देयर शुड नॉट बी एनी बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग ऑफ वोट्स। अगर ऐसा होता है तो लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ जाता है। और हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, उसका काम है कि वो लोगों को डिप्लॉय करे, राज्य की पुलिस को डिप्लॉय करे, और हर इलेक्शन, हर एक चीज़ को बिल्कुल फेयर एंड प्रॉपर तरीके से उसको करे। ठीक है? तो पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है? और क्या होना चाहिए?
दैट इज एज इलेक्शन ऑफर्स, इलेक्शन क्या करता है, ऑफर्स चॉइस या अपॉर्चुनिटी, एक लोगों को अवसर देता है टू चेंज और रिटेन द एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, अभी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको रखें कि बदलें, इसका तुमको अवसर दिया जाएगा। अभी तुम 14 साल के हो, 4 साल बाद तुम भी वोट डालोगे, तो इसका क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी टू चेंज और रिटेन द एग्जिस्टिंग रूलर, टू चेंज और रिटेन द एग्जिस्टिंग रूलर। इसलिए इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। दैट इज डेमोक्रेसी का। और एक और भी बात है कि चाइना में कुछ लोग पहुंच गए, बीजिंग की बात है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही है, ग्रुप बना के पहुंच गए 900 लोग एक साथ कि हमारे यहाँ 2 दिन से इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी बात है, चाइना में ऐसा कभी होता नहीं है। उन्होंने कहा ये जो ग्रुप में आ रहे हो ये म्यूटिनी है, आप ऐसे मत नहीं आ सकते, अभी निकल जाओ। वो लोग रुके रहे, शाम तक रुके रहे, उन्होंने शाम को गोलियां चलवा दी, छोटे छोटे बच्चे औरतें सब मारे गए। तो क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है चाइना? चाइना में ओपनली आप अपने घर में सत्संग नहीं कर सकते हो, वहाँ पर अगर आपने ऐसा किया कहेंगे यू आर वेस्टिंग द टाइम। ऐसे चाइना तरक्की कैसे करेगा? अकेले करो जो करना है, 2 लोग बैठ के सत्संग मत करो, वैसे नहीं कर सकते वो, ठीक है। अगर आप वो 10 मिनट पहले स्टेशन पर पहुँच गए हैं, तो हमको यहाँ पर दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन में मिला था एक व्यक्ति चाइनीज, बोले आप यहाँ तो यहाँ चौराहे पे खड़े होकर मोदी को गाली दे दो। हमारे अगर जब चूं ची चिन शाम के बारे में कुछ निकाल देना, वहीं पे मर जाओ पता भी न चले। बोले तुम लोग जितना फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हो ना, हमारे यहाँ चाइना में नहीं है। तो कुछ भी ऐसे ही किसी को मरवा दिया था, लाइफ की कोई कॉस्ट नहीं है। तो बोलो डेमोक्रेसी का तीसरे का मतलब है क्या वहाँ के लोग पीपल इंजॉय कर रहे हैं अगर फंडामेंटल राइट्स? अगर नहीं कर रहे तो डेमोक्रेसी नहीं है, भले ही कितना रूल कर रहे हैं। इसका मतलब है ऑप्रेसिव गवर्नमेंट है, दमनकारी सरकार है। तो तीसरा फीचर क्या है? दैट इज पीपल शुड इंजॉय। इवन हम लोगों क्या देख रहे हो तुम, टीवी पे लोग डिबेट में कितना कितना बोल रहे हैं, कुछ राहुल गांधी को बोल रहे हैं, कुछ प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। तो क्या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है तभी तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल दे रहे हैं? लोगों में डर नहीं, अपनी बात कहने का अधिकार है तो बोल ही रहे हैं। तो क्या होता है बताइए डेमोक्रेसी में? द पीपल एंजॉय मोर फंडामेंटल राइट्स, उनको बहुत अधिकार होते हैं। देखो देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और क्या होता है? एंड पीपल एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। चौथी चीज, हमारे यहाँ एक्सेस डेमोक्रेसी है। लोग सिर्फ एंजॉय ही नहीं करते, अगर उनके मन का नहीं होता है तो जाके सब तोड़ फाड़ कर देते हैं, मॉल तोड़ देते हैं, तो कहीं कुछ तोड़ देते हैं, इधर उधर नुकसान भी बहुत करते हैं। उस चीज़ को क्या कहते हैं? एक्सेस डेमोक्रेसी। और सरकार डर की वजह से एक्शन नहीं लेती कि कहीं कुछ हो न जाए। तुम लोगों ने दिल्ली दंगों में देखा था कि कितना हुआ था, लाल किले को कितना नुकसान पहुंचाया था लोगों ने, किसानों ने, देखा हुआ है। आप लोगों के समय की बात है कि नहीं? तो कुछ भी वो तोड़ रहे हैं और किसी के खिलाफ कोई ट्रैक्टर लेके चढ़े जा रहे हैं पुलिस। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर ऑफ इलेक्शन। ऐसा नहीं होता है कि मान लो अभी कांग्रेस नहीं जीत रही है तो उस पर कोई दबाव है क्या? कितना कुछ बोलती है। तो अपोजिशन पार्टी हैज नो फियर, इट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इवन बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन। हमारे यहाँ पुतिन की तरह नहीं है कि उन्होंने जानते हो अपने अपोजिशन पार्टी के लीडर को पिछले ही साल मरवा दिया और लोगों से बोल दिया है सुनो अगले 25 साल तक या जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं ही प्रधानमंत्री रहूँगा, बोलना नहीं कोई। और डेमोक्रेसी है ये, जान लो। बोल दिया मैं ही प्रधानमंत्री, चुनाव भी नहीं हुआ। उन्होंने खुद ही एक राइट
दैट इज द टोटल अथॉरिटेरियन राइट लिख के संसद में पास करवा दिया। बोलो कौन विरोध कर रहा है, नाम नोट करो कौन कौन विरोध कर रहा है, निकलते ही गोली मार देंगे। सबने बिल पास कर दिया। तो बोलो ऐसा होगा, फिर कौन अपोज करेगा? कोई करेगा क्या? तुम्हारे हाथ में पुलिस तंत्र है, तुम गोली मारने पे उतर जाओ तो कौन करेगा? तो अपोजिशन पार्टी अगर फियरलेस है तो तब जान जाना फिर उसमें क्या होगा, वहाँ ट्रू डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ तो शेर है अपोजिशन पार्टी। मोदी को गाली गलौज कर रहे हैं बिहार में, कोई कुछ एक्शन हो रहा है? शेर है। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि ये ट्रू डेमोक्रेसी। हम ये मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में एक्सेस डेमोक्रेसी इतनी नहीं होनी चाहिए, उसका नुकसान पब्लिक उठा रही है, लोगों का सामान का नुकसान हो रहा है, बहुत अच्छे बिल पास नहीं हो रहे, संसद जाते ही लोग हल्ला करने लगते हैं, वहाँ पर कोई डिस्कशन हो पाता है किसी वेलफेयर स्कीम के लिए? जाते ही हल्ला करने लगते, चलने ही नहीं देते हैं। तो इससे क्या होगा? कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा देशवासियों के लिए। तुमको जिसने भेजा गया वही तुम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपोजिशन करने ही नहीं दे। तो इसलिए होता क्या है, अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस फियरलेसली। फियरलेसली ये तो अच्छी बात है, बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। इससे पब्लिक के पास दोनों की बातें पहुंचती हैं। पब्लिक के पास नेता की भी जो रूलिंग पार्टी है और राहुल गांधी की भी पार्टी की भी बातें पहुंचती हैं, सबकी। तो पीपल निर्णय लेती है। अगर तुम अननेसेसरी अगर अपोजिशन पार्टी को दबा दोगे तो लोगों में एक वो हो जाएगा, एक तरीके का क्या हो जाएगा कि दे विल बी ईगर टू फाइट। लेकिन उन्हें मालूम है हमारी तरफ से राहुल गांधी लड़ रहा है, ये पता चलता है कि नहीं? फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि राहुल गांधी गलत बात कर रहे हैं किसी। अपोजिशन में भी उनको खामी पता चलती है। क्या सबको अपोजिशन अच्छा लगता है क्या? लेकिन कुछ को रूलिंग पार्टी अच्छी लगती है, कोई कुछ। लेकिन दोनों फियरलेसली बोल रहे हैं कि नहीं? तो जनता के पास एक अवसर रहता है। ये डेमोक्रेसी के फीचर है। अगला फीचर देखो, दैट इज डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैव देयर लिमिटेड राइट्स। यहाँ कोई अथॉरिटेरियन नहीं, ऑटोक्रेसी। जो मैंने कहा कि लाल टी शर्ट पहन के जाए तो उसको गोली मार दो, किम जोन उन की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरीके, वैसा नहीं है डेमोक्रेसी। वहाँ पर तो क्या है कि 15 तरीके के हेयर कट हैं, उसके अलावा अगर 16 टाइप का हेयर कट आपने ले लिया गोली मारी जाएगी सीधे। उन्होंने हेयर कट तक भी पंचुअल कर रखा। चाइना में तो गूगल चलता ही नहीं है। तो वहाँ सब जगह ऐसे ऐसे रूल हैं बहुत सारे। आपको मालूम है कि दुनिया में 34% डेमोक्रेसी है और जिसमें से 20% इंडियंस ही इंजॉय कर रहे हैं। इंडियंस के बाद 17% पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी और बची है। और बाकी 34 के अलावा देखो तो 66% नॉन डेमोक्रेटिक। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि 34% दुनिया में डेमोक्रेसी है, 20% इंडियन के पास है। और बाकी जो दुनिया जहान में है, टोटल दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़। और उसमें से अगर आप देखें तो 140 करोड़ तो इंडिया में ही इंडियंस हैं, 140 करोड़, और प्लस 100 करोड़ NRI है। कितने इंडियन टोटल वर्ल्ड में हैं? ये तो इंडियंस हैं, और जो बाहर रहने वाले इतने इंडियंस हैं। ये कौन है? और ये टोटल पॉपुलेशन। तो आप समझ लें कितने, 240 करोड़ इंडियंस हैं। हर जगह हिंदी भाषा लगभग तुम बोलोगे तो 4 लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, वर्ल्ड में कहीं भी जाके बोलोगे, क्योंकि इंडियन जानने वाले हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम सऊदी अरब में गए और तुम्हारे फ़ोन में शिव जी की फ़ोटो है, जेल में जाओगे। कहेंगे फ़ोन में शंकर जी की क्यों फ़ोटो है? तुम कुछ भी धर्म मानते हो, फ़ोन में कैसे शंकर जी आ गए? आप देखो कितना क्रिटिकल कंडीशन है दूसरी जगह, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। कुछ है? ये इस चीज को कहते हैं पार्टीज फंक्शन फियरलेसली बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। और अगली चीज देखो, ठीक है, डेमोक्रेसी में और क्या चीज है कि दैट इज द रूलिंग पार्टी रूल्स विद इन देयर लिमिट्स। उसको ऐसा नहीं है कि मोदी जी को बहुत अनाप शनाप लिमिट मिली हुई है क्या, जो रूल बुक के बाहर निकले नहीं कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट धर लेगा।
जा सकता है कि नहीं? सो इसलिए द पावर ऑफ रूलिंग पार्टी इज लिमिटेड विद इन रूल बुक। उससे ऊपर निकल सकता है क्या? सो पावर ऑफ रूलिंग पार्टी is limited rule। चलो आगे देखो, these are the features of democracy कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और there is after a certain time interval the elections are, ये भी जरूरी है, ये नहीं कि वो इलेक्शन ही ना करा। तो बोलो, अगर कोई भी हाई पोस्ट का गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, जैसे प्रेसिडेंट ही है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो फिर वो पुलिस वाले को ऐसे मतलब अपनी पे रखे, मतलब कि तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे ऐसे करके, हाँ तो उसके बाद प्रेसिडेंट के अंडर में यहाँ पे कई अलग चीज है। यहाँ जो सबसे टॉप है हमारा पीएम, वो भी किसके अंडर में है? वो प्रेसिडेंट के अंडर में। अब देखो प्रेसिडेंट अगर ज्यादा वो होने लगे ये पीएम, तो क्या हो सकता है? ये डिसॉल्व कर सकता है, बोलेगा संसद नहीं चल रही, जाओ बंद हो गई, जाओ लड़के वो एक बस उसको आके माइक में बोलना है कि संसद अच्छी नहीं चल रही। यद्यपि जो द्रौपदी मुर्मू है, पीएम के ही कहने पर, सबके कहने पर राज्यों ने और सबने मिलकर द्रौपदी मुर्मू को चुना है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू में अगर देश की भावना होगी, नेशनलिज्म हो, देख रहे हैं कि पीएम सही नहीं काम कर रहा है, उनको सिर्फ आके बोलना है प्रेस रिलीज करके कि जाओ लोकसभा भांग गई, इनकी सब पावर गई उसी रातों रात। तुमने देखा जगदीप धनखड़ थे, इन्होंने ही चुने थे। जगदीप धनखड़ केजरीवाल के साथ मिलकर जॉर्ज सोरोस, जानते हो अमेरिका का है, वो चाहता है कि भारत का, उसने $600 बिलियन लगा रहे हैं कि भारत में कभी कुछ हो जाए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं जन जी आएगा, देश को बचाएगा, संसद में आग लगाएगा, उनको उसका पैसा मिल रहा है। वो एक भी सेंटेंस जो बोलते हैं उसका वहाँ से $बिलियंस रिलीज होता है कि तुम देश कितना तोड़ पाते हो, तोड़ोगे, जितना अस्थिर करोगे उतना उनका फायदा है। तो $600 बिलियन वो लगा रहा है, केजरीवाल पे लगा रहा है। तो अब जगदीप धनखड़ को भी तुरंत पैसा चाहिए था, मिल गए उसी रात। प्रधानमंत्री ने देखा ये उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, चलो लिख लो। प्रधानमंत्री नहीं चेंज कर सकता है। अगर मान लीजिए इम्पीचमेंट हो, महाभियोग, दोनों संसद मिल जाए और इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा हो और वहां के 2/3 लोग अब चाहें, 2/3 लोग चाहेंगे, 50% पे चुने गए हैं, लेकिन हटाने के लिए 2/3 चाहिए। चुनने के लिए 51%, हटाने के लिए 2/3। देखें बहुत गहरा है। या किसी जज को भी हटाने के लिए, भी जस्टिस वर्मा का नाम आया, उनके बोरी नोटों की बोरी जली हुई है, तो उनको हटाने के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन वो उसमें भी घपलेबाजी की, जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने उनको, तो कोई भी ऐसा करता है तो हटा दीजिए। रशिया में जो वहाँ पर हमारे यहाँ का संविधान किससे मिलता जुलता है? हमारे यहाँ का संविधान मिलता है ब्रिटिश संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यूएस से लिया गया, स्विट्जरलैंड से, 5 देशों के संविधान से लिया गया। सबसे बड़ा संविधान है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना ये संविधान, तो सबसे समझ बूझ के बना है। यहाँ पर कोई भी ऑटोक्रेटिक बन ही नहीं पाता, हर कोई किसी न किसी के अंडर में है ही। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ पावर हमेशा दे रहे हैं। और हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशन को इतना बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया है कि अभी पाकिस्तान के 3 प्रेसिडेंट और 2 प्रधानमंत्री जेल में, उनकी सबसे कम अवधि में 3 हमेशा जेल ही में रहे। तो नवाज शरीफ तो कभी, शहबाज शरीफ तो कहीं, इमरान खान भी जेल में है, बेनजीर भुट्टो भी जेल में नहीं। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट कभी, वहाँ समझो उनके 5 बाप हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट बाप हो जाता है, कभी मिलिट्री बाप हो जाती है, कभी प्रधानमंत्री बाप हो जाता है, हमेशा कोई कभी किसी दूसरे पर हावी हो। उनको किसी को मालूम ही नहीं है कि उनका संविधान कह क्या रहा है। कभी तो ISI बाप हो जाते हैं और कभी वहाँ के जो आतंकवादी हैं, वो एक बहुत मुल्ला हैं वहाँ के प्रसिद्ध, वो 2 लाख लोगों को लेकर निकल पड़ते हैं कि मतलब कि सुन्नी निकल देते हैं कि सियाओं को काट देंगे, सिया निकल होते हैं सुन्नी को काट। इतनी बुरी हालत है। तो ऐसी स्थिति में हमारे क्लियरली डिफाइंड है हर चीज़। संविधान कैसा होना चाहिए, एक्सप्लिसिट, सबको पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही। यहाँ कॉमन लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, गलत कर रहा है सही कर रहा है, वहाँ पता ही नहीं चल पाता।
तो संविधान बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर गलत संविधान बन गया तो श्रीलंका में तुमको मालूम है तमिल और वहाँ के बुद्धिस्ट पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं गलत संविधान के वजह से। वहाँ क्या कहा गया, वहाँ कहा गया कि सिर्फ बुद्धिस्ट सिंगली को नौकरी मिलेगी, तमिल को मिलेगी ही नहीं। 17% तमिल थे, कौन थे, और बुद्धिस्ट कितने थे बोलो, 83%। तमिल में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, उन्होंने किसी को नहीं मिलेगी। इन लोगों ने मिलिटेंट बना लिया, उसको कहते हैं लिट्टे, LTTE, जिसका लीडर कौन था, प्रभाकर। तुम्हारे ही घर में अगर सबसे पूछ के पापा क्या करें, अपने मन का टीवी उठा लाएं और तुमसे न पूछें कि कौन सा टीवी चाहिए, तो सबसे पूछना चाहिए। तो उससे क्या है कि इनको बोला इनको ना नौकरी मिलेगी ना शिक्षा मिलेगी, उनको बुद्धिज्म करना पड़ेगा। संविधान में लिख दिया अगर किसी भी देश में अगर वहाँ का नागरिक एंजॉय नहीं कर रहा है, उसको इक्वलाइज नहीं, वही मिलिटेंट बन जाएगा। मिलिटेंट तुमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो यही मिलिटेंट बन गए, इन्होंने बंदूक उठा ली, हमको नौकरी कैसे नहीं दोगे, हमको तुम शिक्षा कैसे नहीं दोगे, यही मिलिटेंट बन। तो सिर्फ संविधान से हमारे देश में एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, एक समय मनमोहन सिंह ने कहा था हमारे देश में मुसलमानों को दूसरे सभी धर्मों से ज़्यादा अधिकार है, ऐसा भी बोल चुके। इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ का जो बहुसंख्यक वर्ग है उस चीज़ को कहता है। लेकिन क्या दूसरी जगहों पर है जहाँ पर डोमिनेंट है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, वो सप्रेस कर रही है, दुनिया भर में यही सप्रेस कर रही है, जीने नहीं दे रही है। 26% हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट से मार के 3% कर दिए पाकिस्तान में, गला काट काट। 3% बचे हैं, वो डर के जी रहे हैं, वो भी थोड़े दिन में एलिमिनेट हो जाए, दूसरे देश मार देते हैं। समझ आई बात कि नहीं। तो ये तो आप देख रहे हैं कम से कम इंडिया में एवरी ग्रुप या एवरी कम्युनिटी एंजॉय कर रही है। वी आर एंजॉइंग द डेमोक्रेसी, ये अच्छे चिन्ह है। कोई यहाँ पे ऐसा अनसेटिस्फाइड तो नहीं होता है ना इंडिया में। चलो अब हम देखेंगे, तुमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समझ लिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको कि नहीं, कि सब किसी न किसी के अंडर में है, बैलेंसिंग ऑफ पावर। ये चीज हमारे संविधान को बिल्कुल दूसरे संविधान से अलग खड़ा कर। नहीं तो क्या हुआ, हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद टूट गई, मंदिर बन गया, संविधान खराब होता, टूट जाता देश, लेकिन क्या टूटा, सबको फेथ था, हम चलो अदालत में लड़ाई करें। तो जो भी सम्मान वो सबने सम्मान किया कि नहीं। तो किसने बचाया बताओ देश को। ऐसे सिख दंगे हुए, राजीव गांधी की मृत्यु पे कुछ हुआ, किसने बचाया। लीगली कोर्ट में चीजें, लोगों को फेथ है ना संविधान का। अगर ना फेथ होता सब निकल जाते नेपाल की तरह, लेकिन कौन बचा ले जाता है हमको बोलो। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल बुक अच्छी हो, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो, तो हम किसी भी परिस्थिति से हम बाहर सेफली निकल सकते हैं। ये दूसरे देशों में नहीं। आगे की बात देखें। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स। लोकतंत्र की खूबियां क्या हैं और लोकतंत्र की कमियां क्या हैं। तो कुछ कमियां भी हैं दिग्विजय और कुछ खूबियां भी हैं, सही है। लेट अस सी दिस। सो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखिए दीपिका, कि क्या अच्छी बातें होती हैं डेमोक्रेसी। चलो now a democratic government is better government. क्यों? किसी भी तरीके से ऑटोक्रेटिक, मोनार्कियल, आप और भी देख लें, और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा क्यों है श्रेया? एज इट इज मोर अकाउंटेबल टू पीपल। जो वो करेगी, यहाँ तक कि केजरीवाल ने जितना भी लूटा हो, अंत में उन्हें आना पड़ाना जनता के सामने। सो ये अकाउंटेबल है, तुमने क्या किया, क्यों किया। हर प्रेस रिलीज में उनसे सवाल पूछे जाते हैं एज इट इज। ये बात सही है, लेकिन उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए
क्या कोई राजा से जवाब मांग सकता है क्या? राजा के पास जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान है वहाँ के, जो कहाँ के, सऊदी अरब के, कोई उनसे पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पूछेगा, जो कर। अगला देखो, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में तुरंत निर्णय नहीं लिए जाते जैसा कि किम जोंग ले लेता है की बात, किम जोंग उन। डेमोक्रेसी, ठीक है, इम्प्रूव्स, यहाँ पर कुछ भी होता है तो संसद में 24 घंटे बहस चलती है, ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं विपक्षी पार्टी के लोग कि उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और जवाब नहीं दोगे तो बिल पास नहीं होगा। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसी होती है? इम्प्रूव हो जाती है। तुरंत नहीं कि चलो ऐसा होगा, ये बिल पास, वो बिल पास, यूसीसी पास, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास, अपने आप हो पाता है क्या? पहले इस पे बहस करो। तो इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऐसा दूसरे रूलिंग में नहीं होता है। अगले जगह देखिए, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी ये क्या करता है? प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड, क्या तुम अभी ऐसा बोलोगे कि डेमोक्रेसी में कन्फ्लिक्ट्स ही नहीं होते? कि होते होंगे, होते तो हैं, ऐसा तो आपके समय में भी हो चुका है, लेकिन उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूशन है। तुम मोदी सरकार से अगर नाराज हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट, तुम किसी ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी से नौकरशाही, IAS PCS पुलिस, इन सब से नाराज हो, सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो अगर देयर आर डिफरेंसेस, कर्नाटक ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी ही नहीं दिया, बोला नहीं देंगे। कावेरी जल विवाद कितना 26 साल पुराना है, दोनों गई सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया इतने TMC, इतने क्यूबिक मीट्रिक टन पानी आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया, नहीं दोगे तुमको सरकार तुम्हारे पद से हटा देंगे, CM के पद से, देने लग गए। तो होते हैं, राज्यों के बीच भी डिफरेंस है, राज्य सरकारों के बीच भी डिफरेंस है, पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंस है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी भी डिफरेंस है, रिलीजन टू रिलीजन भी डिफरेंस है। लेकिन उसको डील करने के लिए यहाँ एक प्रॉपर चैनल है। लोग ले करके डंडा लाठी तो सड़क पे तो नहीं निकल आते, और ये गलत भी माना जाता है डेमोक्रेसी में। तो उसके लिए इसने मैकेनिज्म बना रखा है, ठीक है आपको है, जाओ अदालत जाओ, तो प्रोवाइड से में। क्या ऐसे दूसरे में ऑटोक्रेसी में कोई कुछ कर सकता है? कह ही नहीं सकता, वहाँ कोई मेथड ही नहीं है। अगला देखो, डेमोक्रेसी, अगर तुम डेमोक्रेसी को एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, अगर मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारा एक व्यक्ति और सऊदी अरब का व्यक्ति दोनों अमेरिका में खड़ा हो, इंडियन तन के बात करेगा क्योंकि अपने घर में शेर है, और लेकिन सऊदी अरब वाला कांपेगा क्योंकि उसको घर में ही डेमोक्रेसी नहीं मिल पाएगी। 10 तरीके के रूल हैं, तो बोलो किसको ज़्यादा डिग्निटी है? दूसरे देश में किस व्यक्ति को सम्मान ज़्यादा है? जो डेमोक्रेसी वाला। अमेरिकन को भी इसीलिए सम्मान है क्योंकि वहाँ भी डेमोक्रेसी, 34 करोड़ लोग हैं। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या वहाँ के नागरिकों को सम्मान मिलता है दूसरे देशों में? सो डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizen. डेमोक्रेसी allows, और अगर ऐसा कई बार हो चुका है, जैसे किसान बिल लाए थे मोदी, फिर देखा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रही है, यूपी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, किसान बिल पर आया था कि नहीं, तो उन्होंने कहा, टीवी पे आके बोला हम किसान बिल वापस लेते हैं, इसमें कुछ कमियां रह गई, लागू हो गया, बिल पास हो गया, राज्यसभा लोकसभा में बहुमत भी मिल गया। लेकिन विपक्षी पार्टी ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया था कि ये सबसे भयानक है, बहुत इससे अहित होगा, तो अब प्रोपेगेंडा को ये बीट नहीं कर पाए, तो आके टीवी पे क्या बोले कि हम किसान बिल वापस लेते हैं। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स, गिव्स ए चांस टू गवर्नमेंट टू करेक्ट इट्स मिस्टेक, कि अपनी गलतियों को सुधार लो, फिर आना है लोगों के बीच। तो अगर तुमने कोई निर्णय ले लिया है
बदलने में कोई शर्म होती क्या? बदल लिया, उन्होंने वापस ले लिया, जीतने के बाद ले लिया वापस। उन्होंने कहा आई टेक बैक है, और ये फार्मर्स को समझ में आ गई बात कि नहीं? तो पांचवी चीज क्या है? डेमोक्रेसी। सो इट अलाउज गवर्नमेंट टू करेक्ट इट्स मिस्टेक। इसमें लोग बुरा नहीं मानते, इसे अच्छा माना गया कि ठीक है आपने अच्छा काम किया। चलो दूसरी चीज, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। संजना डीमेरिट बताओ, बोलो। सोनाक्षी आप एक बताइए, पार्टिसिपेट करो तो करो, एक इतने सारे तो बताए ना, दैट इज प्रॉस एंड कॉन्स, आपको एक बताना ही तो है, उसमें क्या नहीं करना। वो जब इतनी बोल्डली आगे आ रही तुम भी आओ, कितनी बोल्डली उसने नो भी बोला है, यही तो डेमोक्रेसी है, दिस इज द ब्यूटी। हाँ बोलो। Yes, leaders keep changing, so they do not know properly what is going on in their country. और एक बताओ, एक तो अच्छा बता दिया। हाँ बोलो। करेक्ट, उमेश ने भी आगे बढ़कर हाथ उठाया, आप बोलो। इंस्टेबिलिटी होती है, और बोलो। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऊपर उन्हें लिखा करेक्ट करती तो क्यों कहें कि नहीं करती है। चलो, लीडर्स कीप चेंजिंग, क्योंकि सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड द सिचुएशंस विद इन द कंट्री। बाहर किससे है, युगांडा में क्या हो रहा है, पापुआ न्यू गिनी में क्या हो रहा है, उनको मालूम ही नहीं होगा। पापुआ न्यू गिनी एक देश भी है, जो एक आदमी जो रूल कर रहा है उसे मालूम है कि क्या रिलेशन बना के आया है, और नए आदमी को आ जाएगा तो मालूम होगा क्या कि वहाँ पर उसका पनामा से क्या रिलेशन है, पापुआ न्यू गिनी से क्या, कुछ पता होगा, ऑस्ट्रेलिया से क्या। सो लीडर्स कीप चेंजिंग, न्यू लीडर्स आर क्या होंगे, लेस अवेयर, वो लेस अवेयर होते हैं ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में वो ज़्यादा नहीं जानते, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। दूसरी चीज, ठीक है, डेमोक्रेसी इज ए गेम ऑफ मनी एंड पावर। डेमोक्रेसी में वही जीतता है, गरीब आदमी नहीं जीतता है। इज ए गेम ऑफ मनी एंड पावर, सो इट लीड्स करप्शन। लोग सोचते हैं खूब पैसा इस डेमोक्रेसी से निकाल लो, और अल्टीमेटली फिर उससे क्या होगा, करप्शन। जैसे कि एक इंडियन लीडर गया यूएसए में अपने काउंटर पार्ट लीडर के पास, उसने देखा इतना बढ़िया मार्बल का महल और उसके बाद 10 नौकर लगे हैं, तो उसने पूछा इंडियन मिनिस्टर ने, हाउ कुड यू मैनेज सच एमिनिटीज इन सच ए मियर सैलरी, इतने कम पैसे में तुम इतनी सुविधाएं कैसे उठाते हो। उसने कहा कम विद मी टू द विंडो, विंडो में ले गया। आर यू सीइंग समथिंग थ्रू विंडो, उसने कहा यस ए ह्यूज ब्रिज, एक ब्रिज देख रहे हैं। तो उसने बोला यूएसए के लीडर ने 10%, वो समझ गया 10% खाया इस ब्रिज बनाने में, तभी इतना सारा पैसा उसने जुटा लिया। फिर उसने उसको इनवाइट किया एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, यस यू प्लीज विजिट टू अस। 6 months later the same USA minister came to Indian counterpart. He has seen what a marble house and hundreds of workers. तो वो आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा हाउ कुड यू मैनेज such amenities with such a mere salary. उसने कहा come with me to the window. Are you seeing something through window? उसने कहा nothing. 100%. उसने पुल ही नहीं बनवाया पूरा कांड। तो डेमोक्रेसी लीड्स करप्शन। क्या होता है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, तब तक खाते रहो पैसा। अगली चीज देखिए, नाउ दैट इज इलेक्टेड लीडर्स। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं डू नॉट नो, वो जान ही नहीं पाते कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है।
the true interest, the best interest of public. इसलिए so sometimes they take wrong decision. हाँ बोलो. डिसीजन को स्लोली Yes, decision slow है, इतना फास्ट नहीं है. So sometimes they take wrong decision. Decision making process is slow. ऑर्डिनरी पीपल को पता नहीं होता कि किसको चुनना है तो फिर Yes, किसी को चुनना ये भी बात सही है. Decision making process is slow. और अगली चीज है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है whom to elect, ठीक है, किसे इलेक्ट करना है. समटाइम्स इलिटरेट और इनकेपेबल लीडर्स आर इलेक्टेड, तो वो क्या होते हैं, दे टेक रॉन्ग डिसीजन. क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं है, कोई भी खड़ा हो सकता है. जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो जो इलेक्टेड लीडर होते हैं उनको पीपल का इंटरेस्ट नहीं पता. ये लिख गया, डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, क्या है ये सारी चीजें. अब देखिए, अब हम बुक के कुछ टर्मिनोलॉजी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? Any person above 18 years of age and mentally fit can vote. This is a system of one person, one vote, one value. आपके वोट की जो वैल्यू है वही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के वोट की भी वही वैल्यू है. वन वोट एंड वन वैल्यू. Irrespective of caste, color, creed, status, religion, कोई भी दे सकता है, any person, ठीक है. Only the condition is that he should be the citizen of that country. In this क्या होता है? The person casting vote, जो person है जो कास्ट कर रहा है, casting vote, ठीक है, should be citizen of that country. He may be of any color, उसका कुछ भी कलर हो सकता है, व्हाइट, ब्लैक, ब्रिटिश. May be of any color. इंडियंस को ब्रिटिश कहा जाता है, अफ्रीकन्स को ब्लैक कहा जाता है, यूरोपियंस को व्हाइट कहा जाता है. रेड भी पहले हुआ करते थे, लेकिन रेड इंडियंस को अमेरिका ने पूरा मार दिया.
सारा जितना था ना, पहले 13 कॉलोनी तुम पढ़ते हो ना, उसके बाद तो यूरोपियंस ने ऐसी कॉलोनी बनाई कि सब मार दिए। जो 5% है वो भी सब मारे ही जा रहे। रेड इंडियंस होते हैं अफ्रीका में या अमेरिका में, वो मार दिए। ऑफ एनी कलर, एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी जेंडर, कुछ भी हो सकता। नाउ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का the form of government in which people, the form of government in which people do not elect their representative। वास्तव में इसमें एक और भी चीज है। मान लो अगर तुमने मोदी सरकार को चुना है तो मोदी सरकार कुछ गलतियां करेगी भी तो तुम नजरअंदाज कर दोगे, क्योंकि क्या आदमी अपनी खुद की गलती को कभी देखता है? तो अगर हम ही ने सरकार चुनी है तो फिर वो हमारी गलती मानी जाएगी। अगर जिसने केजरीवाल को चुना है तो बहुत सारी कमियों को वो नजरअंदाज करता रहे, जब तक कि सर से ऊपर पानी न चला जाए तभी वो सोचेगा। यही बात होती कि नहीं? तो चूंकि हम, अगर मोहम्मद बिन सलमान कितने ही अच्छे हों, लेकिन क्या सऊदी अरब के लोग पसंद करेंगे? जब उन्होंने चुना ही नहीं है तो हो सकता है उन्हें 10 कमी, और खुद चुने होते तो हो सकता है उन्हें पसंद भी हो। बोलो बात समझ में आती कि नहीं? खुद की चुनी हुई या खुद की करी हुई चीज़ हमेशा ठीक ही लगती है। और ऐसे प्रिंस को बैठा दिया जाए तो तुम्हें क्या ठीक लगेगा? वो तो ब्रिटेन के लोग हैं जो उनके प्रिंस चार्ल्स को वो राजा समझते हैं, और कहीं कोई नहीं समझता। वो लोग बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव उनके अंदर स्वामी बनते हैं, और कहीं का कोई नहीं। अगला देखिए ना। अभी दुनिया बहुत बदल चुकी है। लोग कंपेयर करते हैं, लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है तो वो दूसरे देशों के बारे में भी कंपेयर और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पहले ऐसा नहीं था। सिर्फ इंटरनेट बंद किया था नेपाल ने, उन्होंने सब संसद से लेके अदालत तक सब जला डाला, नेट बंद किया। वो भी किस लिए? क्योंकि गूगल पैसा नहीं दे रहा था। गूगल को टैक्स देना चाहिए ना सरकार को, टैक्स नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा गूगल से कि तुम टैक्स नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा बंद कर देंगे, तो वहीं के लोग जलाते। गूगल तो दूर की बात, अब तो गूगल कह रहा है कि अब तो हम और भी नहीं देंगे, रखना है रखो, सरकार बचानी तो गूगल तो। अगला देखिए नाउ, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। बुक में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एमसीक्यू देखो, विच इज करेक्ट? आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये तो तुमको मालूम है कि वहाँ आर्मी रूल है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। पीपल हैव नो से अंडर द आर्मी रूल। उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं होता। तीसरा, पिनोशे ऑफ चिली वाज ए डेमोक्रेटिक लीडर। ये मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया नहीं। दैट इज पिनोशे ऑफ चिली वाज ए डेमोक्रेटिक लीडर। ये शुरू में तुम्हारे में दी गई ना पिनोशे की कहानी, तो मैं अभी बता देता हूँ। The king of Saudi Arabia ruled because people had chosen him। मोहम्मद बिन सलमान की बात हो रही है। The king of, वास्तव में जो प्रिंस की है, जो मोहम्मद बिन सलमान है वहाँ के प्रिंस है, उनके जो पापा हैं, ये उनकी बात। वो किंग है, प्रिंस कौन है? MBS मोहम्मद बिन सलमान। देखा नहीं कभी उनका चित्र? सऊदी
अरेबिया, ठीक है, रूल बिकॉज पीपल हैव चूजन इट। अब देखो, तुम्हें पहला वाला सही लग रहा है कि गलत? क्योंकि आर्मी रूलर को क्या पब्लिक कभी चुनेगी? पीपल हैव नो से अंडर आर्मी रूल, ये तो सही बात है। पीपल कुछ कह सकते हैं क्या? आर्मी रूलर कुछ में बोलने का अधिकार होगा? बोलनी पड़ेगी। पिनोशे ऑफ चिली, इसको मैं अभी बता देता हूँ कि वास्तव में जो ऑगस्टे पिनोशे थे वहाँ, और उनकी बेटी थी, उनकी कहानी तुम्हारी बुक में छपी हुई है। That is ना। अब देखो इसमें क्या दिखाया गया है। चिली तुम्हें मालूम है कहाँ पर है? ठीक है, ये साउथ अमेरिका में चिली एक राज्य है। तो वहां पर क्या हुआ? टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी दिखाई गई है ना। ये कहानी देखो, टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहला पेज है तुम्हारे में कि हट गया? नई बुक में कुछ चीजें हटी हैं। हट गया तो कहाँ से है? चिली का बता रहा। कोई बात नहीं, मैं तुमको दोनों ही बात बता देता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन तो देखिए, दैट इज पहली बात है चिली के बारे में। चिली इन वर्ल्ड मैप देखो, ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये हिस्सा क्या है? ये दे रखा। चिली के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, ये अच्छी चीज है। तो इसमें क्या था कि वर्कर्स ऑफ माय कंट्री, आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर, अदर मैन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रीजन सीक्स टू प्रिवेल। वहाँ का लीडर, उसको क्या किया गया? मिलिट्री कूप हुआ, उसको जेल में डाल दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। These are the last word and I am certain that my sacrifice will not be in vain. उसने बताया, ठीक है, and it will be a moral lesson that will punish cowardice. उसने ऐसी बात कही। These are the, वहाँ सल्वाडोर एलेंडे थे, जो वहाँ कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ चिली। कौन प्रेसिडेंट है? उनका क्या हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ चिली, ठीक है। उन्होंने स्पीच दी और द डे द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री, और मिलिट्री कूप हुआ। इधर ध्यान दो, मिलिट्री कूप में इनको हटा दिया गया, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और इनका नाम अभी मैंने क्या बताया? सल्वाडोर एलेंडे। बताया करो, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। दैट इज सल्वाडोर एलेंडे, ठीक है। तो सल्वाडोर एलेंडे को किस लिए हटा दिया गया? चिली के प्रेसिडेंट हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। इन्होंने आगे टीवी में स्पीच दी कि सत्य की विजय होगी और एक दिन सत्य उजागर होगा, झूठ हारेगा, ऐसा बोल के वो हटे। ऐसी बात। अब जरा देखिए इसके बाद क्या हुआ। एलेंडे वाज द फाउंडिंग लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली, और उन्होंने यूनिट कोलिजन बनाई और प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और 1917 में वो जीत गए थे। हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजन, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया। ही वाज अपोज टू फॉरेन कंपनीज टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज। उस समय जो अमेरिका था, यहाँ पे अमेरिका इसका क्या कर रहा था? सारे नेचुरल रिसोर्सेज ले जा रहा था यूएसए,
तो इन्होंने अपोज किया, और फिर अपोज होने की वजह से यहाँ से कुछ मिलिट्री रूल हुआ। हमने बताया ना, फंड दिए जाते हैं, जो अपोज करता है अमेरिका को फंड दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद हटा दिया जाता है, तो उनको हटा दिया गया। ये कब के लीडर थे? 1970 में इनको चुना गया था, सल्वाडोर अलेंडे। अब क्या हुआ, तो यहाँ से बहुत सारा कॉपर जा रहा था, यूएसए में जा रहा था, इन्होंने इसका अपोज किया, और बोलो 1917 में चुने गए और हटा कर दिए गए। मिलिट्री कूप कब हुआ बोलो? 73, 3 साल लगा था। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इनका सारा सामान अमेरिका बिना एक पैसा दिए ले जा रहा। समझ आई? जैसे अफ्रीका में होता है, अफ्रीका सोना और हीरो की खान है, लेकिन सबसे गरीब है, क्योंकि सब कौन ले जा रहा है? यूरोप अफ्रीका का सोना खा रहा है पूरा। उससे थोड़े से पैसे नेता को खिला दिए, मुंह बंद कर दिया, अब बोला ये सब हम खनन करेंगे, खोद खोद के निकाले जाए, नेता को मुंह में पैसे डाल देता। बस पूरे अफ्रीका का ये हाल है, सिर्फ नेता को उसने वो कर रखा है। अब जरा देखो, लेकिन अब अफ्रीका ने मारना शुरू कर दिया, जहाँ मिलता है भाले से मार देते हैं। कोई यूरोपियन आता है, अब बहुत बुरा हाल कर रहा है, तो अब मुश्किल हो रही है उनको। अब जरा देखो फिर क्या हुआ। इसके बाद देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग। तो अब यहाँ पर क्या किया गया जानते हैं? व्हेन ही अराइव्ड टू हिज ऑफिस 73 में 11 सितंबर को, ध्यान दीजिए कब किया गया? 11 सितंबर को जब अपने ऑफिस आए, मिलिट्री ने उनके घर को घेर लिया, ऑफिस को घेर लिया, और उनके ऑफिस में और घर में गोले बरसाए, और गोले बरसाए, फिर वहाँ पर उनकी डेथ। तो अब इस स्पीच को लोगों ने ध्यान रखा, चिली की स्पीच को। फिर जनरल ऑगस्टो पिनोशे एंड आर्मी जनरल था लेड द कूप। ये सब काम किसने किया? मिलिट्री कूप में फिर कौन लीडर बन गया बताओ? इनके बाद जनरल ऑगस्टो पिनोशे। जरा ये नाम देखो, वहां लिखा है, तो क्या दिया गया है? जनरल ऑगस्टो। और फिर उसने बोला मैं ही राजा हूं, अब तो मैंने मार दिया पिनोशे, तो वो वहां का राजा बन गया। लेकिन उसकी बेटी ने हार नहीं मानी, और 17 साल बाद जब वो बड़ी हुई, तो उसने पिनोशे के खिलाफ एक वहाँ इलेक्शन हुआ, उसने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन के बाद यहाँ पर दिखाया गया है दैट इज मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट उनकी बेटी है, मिशेल बैचलेट, ये दिखाया जा रहा है। मिशेल बैचलेट उनकी बेटी है, वो जीत गई, और अंत में उन्होंने ऑगस्टे पिनोशे को हरा दिया। कितने साल बाद? 17 ईयर्स। सही है। सो आफ्टर 17 ईयर्स लोगों को भी याद रहा। कौन आगे बताइए? दैट इज डॉटर ऑफ। अब यहां तक बात है, पिनोशे गवर्नमेंट को तुम्हें क्या लगता होगा? बहुत अच्छा रूल किया होगा? नहीं, he tortured most of the people and who was saying anything against government is put under jail. इसने 17 साल तक वहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया। ऐसा कर, समझ आई? तो बोलो फिर ऐसे में क्या होगा? If you people are oppressed then they want again democracy. तो इसलिए पहले तो उसने उल्टी पुल्टी बात कही कि वो अच्छा लीडर नहीं था इसलिए मारना पड़ा, भ्रष्टाचार था, ऐसा सारी चीज़ कही। फिर बाद में कौन आ गई? मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट कौन थी? डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी बोलो? सल्वाडोर एलेंडे। वन इलेक्शन। अब इससे तुम इस प्रश्न का उत्तर दो जो वहां लिखा है। पिनोशे ऑफ चिली वाज ए डेमोक्रेटिक लीडर। अब तुम बताओ, क्या डेमोक्रेटिक लीडर कि नहीं था? बोलो सोनाक्षी, तुम तो हाँ नहीं कुछ बोलती, जैसे तुम समझ ही नहीं पाते, छोटे क्लास की हो। हाँ बोलो बेटा। दीपिका, तो वो कैसा लीडर था? अनडेमोक्रेटिक या और कोई लीडर था? मिलिट्री लीडर था। कैसा था? चीजें यहाँ समझाई गई हैं तो तुम समझो। मैं हर चीज लिख भी रहा हूँ कि वो जनरल था, मिलिट्री कूप कराई उसने, है ना? बोलो। करप्ट तो सब मिलिट्री लीडर जो यहाँ पर है, जनरल आसिफ मुनीर पाकिस्तान को सबसे करप्ट है, हफ्ता वसूलता है। जो सड़कों पे गाड़ियाँ आती है ना, चंदा ले रहा है लोगों से, वो उसमें मारा। ऐसे घटिया घटिया तरीके से मारा।
तो सभी है। उसके पहले परवेज मुशर्रफ था, वो भी मिलिट्री लीडर था पाकिस्तान में। ये लोग वहाँ के जो मिलिट्री का बनता है ना, सोचता है कि हम ही बन जाए, ऐसा होता है। तो इवन शहबाज शरीफ वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसके सामने बैठा है, उसको आँख दिखा रहा है, वो बोल रहा है, बार बार उसको देख रहा है। आप देखो उसकी स्पीच में ऐसा डरा हुआ बैठा है कि कुछ करोगे, पीछे आदमी खड़ा कर रखा है शहबाज के पीछे, भाग न जाए बोलते बोलते। तो बहुत बुरी हालत है। बोलो बात समझ में आ गई आपको? तो ये सही है। पिनोशे ऑफ चिली, बोलो संजना, क्या वो एक डेमोक्रेटिक लीडर था? क्योंकि मिलिट्री लीडर तो डेमोक्रेटिक हो नहीं सकता। उसने तो सल्वाडोर अलेंडे को हटाया, उसको बम्बार्ड कर दिया। 17 साल बाद फिर उसकी बेटी आई, तब जीती। 17 साल तक उसने लोगों को टॉर्चर किया और जेल में डाला जो उसके खिलाफ बोला। तो इसका मतलब है पिनोशे वाज नॉट ए, सही है। अगला देखो। अच्छा, किंग ऑफ सऊदी अरब का जो रूलर है मोहम्मद बिन सलमान, उसे तुम कैसा मानते हो? मोहम्मद बिन सलमान, ये मोहम्मद बिन सलमान इमेज, ये देखो वहाँ का रूलर तुमको ऐसे ही दिखा देते हैं, लेकिन कई बार तुमने देखा होगा, बस तुम्हें पता नहीं होगा। ये देखो, दिस इज मोहम्मद बिन सलमान। ये कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। पता चल रहा है कुछ कि नहीं? ये तो और देख लो इनके बारे में। ये देखो, दिस इज मोहम्मद बिन सलमान। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो देखा भी होगा कई बार, सही है। चाहे तो इतना पैसा है कि ये देश खरीदे, 10 देश खरीदे सऊदी अरब का, इतना पैसा है इसके पास, इतना चीज अकेला। इसको किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना, किसी के हाथ में पैसा। ये जहाँ चला जाता है उसकी किस्मत चमक जाती है। शहबाज शरीफ की किस्मत चमक जाती है। समझ आ रही बात नहीं? तो इसका जो शेर है वो भी गोल्डन फॉइल में लिपटा खाना खाता है। शेर बांध रखते हैं, शेर चीते से घर में घूमते हैं। समझ आई बात की नहीं? तो वहाँ के दुबई के लोग तो ऐसे छोटी मोटी चीज पालते भी नहीं, शेर चीते ही पालते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो हमारा कौन सा सही है? दैट इज पीपल। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने क्या की? मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान, ठीक है। लेट पाकिस्तान। और कब किया? किस ईयर में? ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू आते हैं। दैट इज 1999 में किया कि 2000 में किया कि 2002 में किया कि 2003 में? So which year he had done? आंसर है 1999। उन्होंने उस समय की नवाज शरीफ सरकार थी, उसको अपदस्थ कर दिया। रात को ही वो अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठकर लंदन उड़ गए, तब लंदन में रहे। और यहाँ पर उसने पैगाम निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट से कह के कि आते ही उनको जेल में डाल देना, वो आए ही नहीं। तो ये चीज ठीक है कि ये भ्रष्टाचार है ये सब करके, लेकिन वो कहा लंदन वालों ने निकाल दिया। अगला देखें, तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। विद व्हाट मोटिव जनरल परवेज मुशर्रफ इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? जनरल मुशर्रफ इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। जब उन्होंने वहां के सिर्फ नवाज शरीफ कौन थे बोलो? दैट इज, अभी मैं बात कर रहा हूं जनरल की, ये भी तो जनरली है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ, अच्छा इसने किसको हटाया बोलो? पीएम, क्या नाम था? नवाज शरीफ। और वहां का जो प्रेसिडेंट था उसको भी हटा दिया, क्योंकि अगर दोनों को हटाएगा फिर अपने अंडरटेक कर ली अपनी पावर। अभी नाम बता देने, देखो
अंडरटेक कर लिया, फिर उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करवा लिया संसद से, बोला सबको इस पे साइन करना है, नहीं करोगे बाहर गोली मरवाएंगे तुम। सबने साइन कर दिया कि सारे अथॉरिटी परवेज के। अपने जो डेमोक्रेटिक लीडर थे ना, उन्होंने अब खुद ही बोल दिया यही हमारे नेता, तो मिलिट्री का राज हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? दोनों को हटा दिया और वहां पर क्या ऑर्डर करा दिया कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसका मतलब है कि नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द अथॉरिटीज आर वेस्टेड टू मी, आई विल ओनली टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव। तो तुमको ये बताना है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इसने कब किया बोलो? अगस्त 2002। फिर से ध्यान दो, 1999 के बाद उसने इनको हटाया उनको हटाया, रूल करने की कोशिश की, लेकिन रूल नहीं चल पा रहा था। इधर उधर लोग क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो उसको एक लीगल अथॉरिटी चाहिए कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गलत माना, तो इस लीगल अथॉरिटी के लिए इसने संसद से एक बिल पास करवा लिया कि लीगलाइज टू इनहेंस द डिग्निटी। क्यों इसने किया होगा आरिश? टू इनहेंस द डिग्निटी ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन, ऑफ सिटीजन, या उनके भले के लिए उसने लीगल फ्रेम करा कि टू एम्पावर हिमसेल्फ, या इसलिए किया होगा, या टू एम्पावर हिज सपोर्टर्स। और चौथी चीज, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। चलो इसका आंसर है थर्ड का डी। पहले लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये पास करवाया कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और फिर उसने संविधान में ही बदलाव कर दिया, मिलिट्री रूलर जब चाहे तब अंडरटेकर के पावर देते, उससे संविधान ही बदल डाला। संविधान बदल गया तो फिर क्या रूल बुक ही बदल गई। उसने क्या किया? अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले लीगल फ्रेम में बोला कि मुझे अधिकार है संविधान बदलने का, फिर संविधान बदल दिया। अगला देखो, इलेक्शंस आर हेल्ड इन चाइना। दिग्विजय बोलो 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। इलेक्शंस आर हेल्ड इन चाइना। तुमको क्या लगता है, क्या चाइना में हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं? नहीं होते। वहां तो एक ही पार्टी है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, रिपब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, RIC इसका नाम। तो लिखें, इलेक्शंस आर हेल्ड इन चाइना आफ्टर every 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। अगर तुम्हारे सामने 2 ही ऑप्शन हो, एक हो मोदी जी, एक हो उनके अमित शाह या योगी जी, एक ही पार्टी हो, तो क्या तुम्हारे देश में इलेक्शन मीनिंगफुल रह जाएंगे? एक ही पार्टी, ये चाइना में यही होगा, या तो शी जिनपिंग को चुनो या उनके सपोर्टर, तो दूसरी पार्टी ही नहीं। तो वहाँ मीनिंगफुल क्या वो डेमोक्रेसी मानी जाएगी क्या? जिसे बीजेपी को न चुनना वो क्या करे बताओ? ऐसा वहाँ चलता है। यहाँ पर 4th क्वेश्चन देखिए, दैट इज 5 years। What does a candidate need before contesting election in China? क्या हो सकता है इसका आंसर बोलो? आंसर दो। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन चाइना, बोलो बताओ संजना, आप बताइए प्रियांशु। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हाँ, उनको वहाँ का कैंडिडेचर लेना पड़ेगा तभी। दैट इज अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो कहेगी लड़ो तो ही लड़ सकते हो। तुम्हें तो अच्छा याद है। अप्रूवल ऑफ चाइनीज, एक तरह से
तुमको उनकी पार्टी की सदस्यता ही लेनी पड़ेगी। लड़ना तो पहले सदस्य बनो, उनके नियमों के हिसाब से चलोगे तभी होगा। अगला देखो, इन विच कंट्री इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी एक्टिव? कहाँ पर PRI एक्टिव है? इन विच country PRI, that is institutional revolutionary party active? तो कौन सा देश हो सकता है? मैक्सिको, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, चाइना। मैक्सिको जिम्बाब्वे में तो जानू पियर है, दैट इज पाकिस्तान। और चाइना, तो दैट इज, और ये ऐसी पार्टी है 50 साल से चुनाव जीते ही लोग आपस में हमने तो नहीं दिया वोट, तुमने दिया, हम भी नहीं दिए, तुम भी नहीं दिए, तो कोई दे ही नहीं रहा, ये जीते जा रही है। जो वहाँ वोट पड़ते थे उसकी रिगिंग करा करा के उल्टे पुल्टे अपने तरफ से मैनेज करके 50 साल लोगों को इसने बेवकूफ बनाया। फिर लोगों ने जब सड़क पे निकाल इनको तोड़ा है ना, तब फिर ये सीधे हो गए, सबको जेल में। हाँ बोलो, सही है। तो इस तरीके से ये बहुत घपलेबाज पार्टी थी, ये डेमोक्रेसी के नाम पे काला धब्बा, किसी कोई वोट ही नहीं देता तो जीते जा रही थी 50 साल। ऐसी रिगिंग कहीं नहीं होती। अब जरा देखो, Which of the following country does not deny equal right to vote? कहाँ पर equal right to vote? कहाँ पर equal right to vote को deny नहीं करती? Which country does not deny equal right to vote? मना नहीं करती इक्वल राइट ऑफ वोट को। कौन सा ऐसा देश है? बोलो। सऊदी अरेबिया मना नहीं करता, कि एस्टोनिया नहीं करता, कि फिजी या इंडिया? फिजी, इंडिया मना करता है क्या इक्वल राइट टू वोट? इंडिया ही आंसर सही है, क्योंकि इंडिया में इक्वल राइट ऑफ वोट को मना ही नहीं। हाँ इक्वल राइट है, कि मना कर रहा है इंडिया? मना नहीं कर रहा ना, सबका इक्वल राइट्स, इसको मना कर रहा है क्या इंडिया? तो कौन सा देश है जो मना नहीं करता? सऊदी अरेबिया में तो फीमेल को, पहली बात तो वहाँ वोटिंग ही नहीं होती है, कहीं कहीं वोटिंग होती है तो फीमेल को वोटिंग नहीं है, ऐसा भी है। कहीं कहीं ऐसी वोटिंग है जो प्रॉपर्टी पर्सन को वोटिंग है। सब जगह अलग अलग घपलेबाजी है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है ना। अब जरा देखो, नाउ व्हाट इज पेक्यूलियर विद जानू पीएफ? जानू पीएफ के बारे में तुम क्या जानते हो? चलिए, नाउ व्हाट इज peculiar about जानू पीएफ? अब जरा देखें, it has never won any election. It has never won any election. दूसरा, it has always won election. तीसरा, it is one man party. और चौथा, it is the biggest political party in world. biggest तो बीजेपी है, जितने सदस्य बीजेपी के हैं उतने वर्ल्ड में किसी के नहीं है। बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। इन वर्ल्ड, तो क्या आंसर सही है? दैट इज बी। ये हमेशा, ये भी रिगिंग खूब कर रहा थी, रिगिंग से जीती 50-50 साल। अगला देखिए,
Which of the following is in favor of democracy? Which is in favor of democracy? क्या चीज फेवर में है? लीडर्स कीप चेंजिंग, क्या ये फेवर में है? दूसरा, दैट इज delays are made in decision making. Decision making is delayed. क्या ये फेवर में है? That is the dignity of citizen is enhanced. Is enhanced. और चौथी चीज कि पॉलिटिकल कंपटीशन इज वेरी प्रोमिनेंट. बोलो आरिश. सी ना? सी. इसका मतलब है डिग्निटी बढ़ती है, अच्छी बात है. और अगर फंडामेंटल राइट बोलता तो वो भी लिख देते. यही तो हमारे पेपर में जाना. बाकी ज़्यादा कंपटीशन होना भी अच्छी बात नहीं है, उसमें फिर फोर्जरी और करप्शन बढ़ता है. विच रीजन, ऐसी कौन सी सरकार, तुम्हें माओ सरकार का पता है चाइना का? विच रीजन इज अकाउंटेबल फॉर डेथ ऑफ 3 करोड़ लोग मारे गए थे. फॉर 3 करोड़ पीपल डेथ इन चाइना. क्यों मारे गए थे श्रेया? करेक्ट. इन्होंने पूरा बता दिया कि वहां माओ सरकार ने सब गौरैया को मरवा दिया, पूरी बात कह दी. और बोला 60 रुपए यानी $1 में 1 किलो गौरैया, जो सब जवानों को लगा दिया. सब लेके गुलेल गौरैया मार रहे थे. उसने एक दिन गौरैया को दाना खाते देख लिया कि दाना खा रही है. स्पैरो, वो छोटी चिड़िया नहीं होती जो यहाँ सब जगह ब्राउन कलर की चिड़िया घूमती है, तो वहाँ सब लोग गौरैया, छोटी इतनी चिड़िया होती है, यहाँ की भी है ये कॉमन, तो सब जगह बैठती नहीं रहती छोटी. तो स्पैरो को मरवा दिया. स्पैरो के मरने के बाद इतने कीड़े लगे फसलों को. वास्तव में वो गौरैया उन कीड़ों को खाती थी, दानों को नहीं खाती थी. अब कीड़े लग गए तो फसलों में जब कीड़े लग गए तो कुछ किसी के लिए खाने को नहीं मिला. उसके बाद लोग बिल से चूहे निकाल के खाने लगे, चमगादड़ निकाल के खाने लगे, क्रोकोडाइल, छिपकली पकड़ पकड़ कैसे खाने लगे. तभी से चाइना में कुछ भी खाने का रिवाज चल. तो बोलो उस समय की सरकार कौन अकाउंटेबल? समझ आई नहीं? वहाँ के लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस माओ सरकार, और उसी की फोटो वहाँ के डॉलर में, जो वहाँ की करेंसी नहीं है येन में उसी की वो चलती है. अब देखो, दैट इज एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी. क्या ये रीजन था? एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी था क्या? तुमको क्या लगता है कि प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेसी था? और तीसरा, वीक इकोनॉमिक सेटअप था. और चौथा, गवर्नमेंट्स नेग्लिजेंस. चेक करिए 10th क्वेश्चन. तो इसका आंसर है कि वो जो माओ की सरकार थी, यहाँ पर उन्होंने लिखा एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेटिक थी ही नहीं. सही है. तो यही रीजन था 3 करोड़ लोग मारे. स्टालिन का बता रही हो, रशिया कहाँ चाइनीज में कह रही है, तो मैं देख लूँगा, लिख नहीं सकता चाइना में. तो रीजन यही था
वहाँ को कीड़े खाए। कलेक्टिव फार्मिंग तो अच्छी चीज है ना, तो कुछ उसने गलत किया होगा, वो गलत क्या है? नेचर के साथ खिलवाड़ किया। कलेक्टिव फार्मिंग तो अच्छा है, यहाँ भी तो इंदिरा गांधी ने चकबंदी की।